I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतिराम करता हूँ. From Monday, we'll feel the change deeply. An emptiness will resonate through the sandstone pillars of this court. आज हम बात करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में. उनके बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे जस्टिस एच.आर. खन्ना की भी. आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना एच.आर. खन्ना के नेफ्यू हैं. आज हम इस वीडियो में जस्टिस संजीव खन्ना और एच.आर. खन्ना के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और केसेस के बारे में भी बात करेंगे. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्टैंड अप के चैनल पर. अगर हम जस्टिस संजीव खन्ना को डिस्कस करना चाहते हैं तो जस्टिस एच.आर. खन्ना के बिना वो अधूरा होगा. तो चलिए जानते हैं जस्टिस एच.आर. खन्ना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. जस्टिस खन्ना का जन्म अमृतसर में हुआ. उनके पिता एक लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे. उनके पिता अमृतसर के मेयर भी रहे. जस्टिस एच.आर. खन्ना 1952 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने. उन्होंने फिरोजपुर और अंबाला में अपना कार्यकाल संभाला. जस्टिस खन्ना अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे. वो फेमस तब हुए जब उन्होंने भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रामकृष्ण डालमिया को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया. कहा जाता है कि डालमिया उस समय इस केस को फाइट करने के लिए यूके से स्पेशली वकील लाए थे. और एच.आर. खन्ना की जजमेंट डिलीवर होने के बाद अपील में रामकृष्ण डालमिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर आखिर में जस्टिस एच.आर. खन्ना की जजमेंट को अपहेल्ड किया गया. तो कहा जाता है कि रामकृष्ण डालमिया ने बहुत वक्त तक जस्टिस खन्ना के रिलेटिव और दोस्तों से उन तक अप्रोच करने की कोशिश की, पर वे अपनी ईमानदारी से झुके नहीं. उसके बाद उन्हें पंजाब हाई कोर्ट का जज भी नियुक्त किया गया. जब दिल्ली हाई कोर्ट बना तो जस्टिस खन्ना ने वहां पर भी अपने काम को लेकर प्रसिद्धि प्राप्त की. कहा जाता है कि वो अपने काम को लेकर बहुत फास्ट थे. इसके बाद 1971 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया, जहां पर उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण जजमेंट्स दी. सबसे पहले केशवानंद भारती, जिसमें 13 जजेस की बेंच क्लियरली डिवाइडेड दिख रही थी. 6 जजेस ने ये माना कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर लिमिटेड है, और बाकी 6 जजेस ने ऑपोजिट व्यू लेकर ये कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. तो इस समय जस्टिस खन्ना के डिसीजन ने इस जजमेंट की मेजॉरिटी को शेप किया, जिसकी वजह से केशवानंद भारती की जजमेंट डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के फेवर में आई. जस्टिस खन्ना का दूसरा केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसमें जस्टिस खन्ना का अकेला डिसेंटिंग ओपिनियन था. यानी 4 जजेस में सिर्फ जस्टिस खन्ना ही थे जिन्होंने बाकी जजेस के व्यू के खिलाफ जजमेंट दी. तो हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और आम आदमियों को अरेस्ट किया गया, और उसी समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा एक ऑर्डर भी पास किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या किसी और एक्ट के अंदर अरेस्ट किए गए हैं, वो लोग ना तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट का. यानी वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना ही हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 और 226 के अंदर कोई भी इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए और इन अरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता था. उसी समय 9 हाई कोर्ट्स ने अरेस्टेड लोगों यानी डिटेनीज के हित में फैसला दिया, जिस फैसले के अगेंस्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है. 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस को सुनती है, और उनमें से 4 जजेस सरकार के फेवर में अपनी जजमेंट देते हैं. वो कहते हैं कि पब्लिक डेंजर के केस में जब सरकार खतरे में हो तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ने पड़ सकते हैं, और इस मेजॉरिटी व्यू के खिलाफ एच.आर. खन्ना डिसेंडिंग जजमेंट देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सैंक्टिटी ऑफ लाइफ
and liberty was not something new when the constitution was drafted. मतलब कि हमें जो जिंदगी मिली है उसकी पवित्रता और स्वतंत्रता कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले इस देश में उपस्थित था। तो ये डिसेंडिंग ओपिनियन जनता के तो हित में था, पर इस जजमेंट की वजह से जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करते हुए 1977 में जस्टिस एमएच बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया और उसी दिन जस्टिस खन्ना ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि जस्टिस खन्ना एमएच बेग से सीनियर थे, पर उनकी जजमेंट की वजह से उन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं किया गया। आपातकाल हटने के तुरंत बाद नानी पालकीवाला के किताब में उन पर एक पूरा अध्याय लिखा गया था, जिसका शीर्षक था जस्टिस खन्ना को सलाम। नानी पालकीवाला जी ने कहा कि न्याय के लिए उनके द्वारा किए गए महान सेवा के लिए देश के हर सड़क और कोने में उनकी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। दिसंबर 1978 में उनके आकार के चित्र यानी पोर्ट्रेट का अनावरण उनके पूर्व न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में किया गया था। आज तक किसी और को अपने जीवन काल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में अपना चित्र लगाने का अनोखा सम्मान नहीं मिला है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से चित्र के लिए 10,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए योगदान मांगा, तो आधे घंटे के भीतर 30,000 रुपए टेबल पर थे और बार के सदस्यों को जबरन रोकना पड़ा। ये दिखाता है कि जस्टिस खन्ना की उस समय क्या पॉपुलैरिटी थी। मेरा मानना है कि ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी उनकी गाथा बताने के लिए। जस्टिस खन्ना भारत माता के कुछ ऐसे सपूतों में से एक हैं जिनको कभी भी ये देश भुला नहीं सकेगा। जस्टिस एचआर खन्ना को पढ़े बिना हमारी लॉ डिग्री भी अधूरी है। जिस व्यक्तित्व और जिस ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, वे व्यक्तित्व आजकल कम दिखाई पड़ता है। जिस तरह आज कुर्सी का प्यार हर जगह दिखाई पड़ता है, उस कुर्सी को ठोकर मारकर अपने असूलों के वर्चस्व को स्थापित करना सबके बस की बात नहीं होती। उस समय की जुडिशरी की बात ही कुछ और थी। ना कुर्सी का डर था, न सरकार का डर था। अपने काम को धर्म बनाकर कानून के असली मूल्यों को स्थापित करना ही जिंदगी का लक्ष्य था। ये सब बातें एचआर खन्ना में थी। अब बात करते हैं भारत के आगामी 51st मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना के बारे में। आइए जानते हैं उनके जीवन, करियर और आगामी कार्यकाल के बारे में। श्री संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित कानूनी परिवार से आते हैं। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और उनके चाचा हंसराज खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संजीव खन्ना की शिक्षा भी बहुत ही प्रभावशाली रही है। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल से वकील के रूप में वकालत में कदम रखा। कानूनी पेशे में कदम रखने के बाद उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में जिला अदालतों से अपनी प्रैक्टिस शुरू की और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स में भी वकालत की। 24 जून 2005 को संजीव खन्ना को दिल्ली उच्च न्यायालय के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया और 20 फरवरी 2006 को वह परमानेंट जज बन गए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में अपना योगदान दिया है। 18 जनवरी 2019 को संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के समय वह दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से 33rd नंबर पर थे, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और कानूनी ज्ञान को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने उन्हें नियुक्त किया, जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिसमें शामिल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराने वाला फैसला, अनुच्छेद 370 का फैसला। 2023 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के फैसले का समर्थन किया और संवैधानिक पीठ का हिस्सा रहे। जस्टिस खन्ना को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और आम आदमी पार्टी के नेताओं
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी उनके काम के लिए जाना जाता है। संजीव खन्ना का कार्यकाल काफी छोटा रहेगा क्योंकि 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल तो हम सब ने देखा और हमने देखा कि किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ अपनी फियरलेस जजमेंट्स और ओपिनियंस के लिए माने जाते हैं। अब ये देखना होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना इस छोटे से कार्यकाल में किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। उस समय जस्टिस एचआर खन्ना को पॉलिटिकल रीजंस के लिए सीजीआईशिप ऑफर नहीं की गई, बल्कि उनको सुपरसीड किया गया। ये जस्टिस संजीव खन्ना के लिए अपने में ही एक बहुत इमोशनल वक्त होगा। आशा करते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना का भी कार्यकाल उसी प्रभाव का होगा जिस प्रभाव का कार्यकाल इस कोर्ट में एक समय पर जस्टिस एचआर खन्ना जी ने निभाया था। लीगल स्टैंड अप की टीम की तरफ से इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चीखें सुनाई, न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए।